जय हिंद। देखिए, एक बार फिर से भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच में वही जो पुराना नक्शा विवाद था उसको दोबारा स्टार्ट हो गया है। एक्चुअल गवर्नमेंट पे इस चीज़ का डिसीजंस के असर गवर्नमेंट पे जरूर देखे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी इसका काफ़ी असर देखा जाता है। नेपाल पहले तो मोनार्की था, यहाँ राजतंत्र हुआ करता था, बाद में नेपाल में कभी लोकतंत्र आया, फिर चेंजिंग होती गई, फिर संविधान बना, कई सारी चीज़ें हुई। नेपाल में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जैसे बिहार में है ना, तीन बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, तो कभी इधर से उधर होते रहता है, वैसे ही नेपाल में भी सेम है कंडीशन है। अब नेपाल में इन तीन नेता लोग को पहचानिए यहाँ पर। ये हमारे शेर बहादुर दहुआ साहब, ये इंडिया के फेवर में, मतलब इनके साथ रहते तो इंडिया से रिलेशन ठीक रहता है। और ये हमारे केपी शर्मा ओली साहब है, केपी शर्मा ओली, ये चाइना का फेवर करते हैं ज़्यादा। इनका है पूरा चाइना, प्रो चाइना है, ये प्रो इंडिया है दहुआ साहब। अब ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं, तो इनके साथ किसी ना किसी एक गठबंधन की सरकार बनती है। तो गठबंधन में आ जाते हैं प्रचंड साहब। अब प्रचंड साहब की सरकार चल रही थी दहुआ साहब के साथ मिलकर गठबंधन में, तो इंडिया से रिलेशन ठीक ठाक थे। अभी यहाँ से गठबंधन टूट के प्रचंड साहब की गठबंधन हो गई है केपी शर्मा ओली साहब के साथ, तो अभी वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं लोग। तो ओली साहब शुरुआत से ही प्रो चाइना है। आखिर इसके बीच में ये भूमि विवाद क्या है, और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट इसको ना एक वहाँ पर अमूमन लोकतंत्र की एक खराबी क्या होती है कि जब दो, एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जब भेदभाव होता है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में तो कई तरह की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी चलती है। वहाँ पे क्या है ना कि नेपाली की मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी में वहाँ मधेसियाँ हैं। तो ये ओली साहब का है कि मधेसियों को मतलब भाई ये बाहर के हैं, ये है वो है, ऐसे करके, ताकि मतलब एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है चुनाव जीतने की यहाँ पर। तो जैसे भारत में कभी जातिवाद काम करता है, कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी काम करता है, कभी क्षेत्रवाद काम करता है, तो जिसको जैसे मन उसी तरह से वो जीतना चाहते हैं। तो ओली साहब का क्या है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट से वो जीतना चाहते हैं। कई बार वो एक बार बोले थे कि इंडियन कोरोना ज़्यादा खतरनाक है, कभी बोलते हैं राम जी हमारे यहाँ जन्म लिए थे। कई ऐसी ऐसी उटपटा चीजें थी, काफी दरारें आ गई थी रिश्ते। अभी मालदीव में देखिए मोइजू की सरकार आई है, बिना मतलब वो हल्ला कर रहा है वहाँ मोइजू कि इंडिया आउट। अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज जब थे तो वो नेपाल के साथ युद्ध किए और एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, और यह युद्ध की समाप्ति 1816 के सुगौली के संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। अब ये संधि में क्या क्या चीजें थी इसको हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, सुगौली की संधि में यह था कि डिसाइड किया गया कि पूरब साइड में मेची नदी जो होगी वो सीमा बनाएगी नेपाल की, यहाँ मेची नदी, और इस साइड में महाकाली नदी सीमा बनाएगी। सुगौली की संधि हो गई 1816 में। यहाँ पे ये सब चीज़ें तो ठीक था यहाँ पे, बट यहाँ एक ऐसा एरिया था जिसको लेकर नेपाल कहता है कि ये एरिया इस रेखा के उधर चला गया है, वो मेरा है यहाँ पर। इसलिए आप नेपाल के ओल्ड मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वही एरिया यहाँ देखिएगा तो हल्का एक निकला हुआ एरिया दिखेगा, जबकि वो एरिया यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपुलेख है, उसको हम लोग समझते हैं। ये एरिया कहाँ आता है तो नेपाल और उत्तराखंड राज्य के बीच में आएगा, उत्तराखंड के पास। इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ विवाद है। तो ये ही एरिया, ये जो हल्का सा नोक निकला हुआ है ना, उत्तराखंड में यही वाला एरिया है। तो देखिए, ये उत्तराखंड का इधर हो गया, ये नेपाल हो गया। महाकाली नदी जो है वो दो धाराओं से मिलकर बनती है वहां पर। उसकी एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से, जो पतली शाखा है, ये सॉरी लेपुलेख से निकलती है जो पतली शाखा है, ये वाला शाखा पतली शाखा है। और इसी महाकाली नदी की एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से, और ये मिलके बना लेती है महाकाली नदी यहाँ पर मिलके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि अगर इसका उद्गम स्थल लेपुलेख माना जाएगा तो ये पूरा एरिया भारत का हो जाएगा, लेकिन अगर इसी महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा को माना जाएगा तो ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। यानी भारत और नेपाल के बीच में डिसाइड करेगी नदी कि किसके पास ये नदी है। तो देखिए ध्यान से, तो ये वाला अभी वर्तमान में भारत इसे मान रहा है। 1816 में जब सुगौली की संधि हुई थी तो अंग्रेजों ने लिम्पियाधुरा वाली इस नदी को कहा था कि ये वाला बॉर्डर रहेगा। तो 1816 में जनसंख्या भी नहीं थी, यहाँ कोई रहता भी नहीं था, लेकिन यहाँ से चीन से व्यापार करना इजी था। तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1860 में इसका नक्शा में इसको माना, तो लेपुलेख को माना 1816 में यहाँ पर। तो ये वाले एरिया को माना, तो इसके इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तत्कालीन हो गई, इधर नेपाल हो गया। उस समय नेपाल ने न इस पे कोई आपत्ति जताई, ना इस पे कोई आपत्ति जताई।
100 साल तक कोई आपत्ति नहीं जताया गया। अब नेपाल का क्या कहना है कि ये लेपुलेख से ये नदी जो है इसका ओरिजिन हम नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये महाकाली नदी का ओरिजिन ये लिम्पियाधुरा से होता है। अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिम्पियाधुरा से हो रहा है, तो लिम्पियाधुरा बीच में एक जगह पड़ता है काला पानी और ये जगह पड़ता है आपका लेपुलेख। तो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेख, ये पूरा एरिया जो है ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। अब इसको ओली साहब राष्ट्रीय मुद्दा बना के चुनाव में कुछ फायदा चाहते हैं। लोकतंत्र की एक ये खराबी हो जाती है ना कि इलेक्शन जो होता है, पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा से देश के ऊपर में अनमेच्योर देशों में देखा गया। जैसे इंडिया में भी देखिएगा ना, तो इलेक्शन में ना 140 करोड़ लोग रहेंगे यहाँ पे भारत में, कोई तारीफ कर रहा है किसी एक पार्टी की, बुराई कर रहा है किसी एक पार्टी की। अरे यार, तुम लोकतंत्र में इसलिए बने हो, राजा हटा के इसलिए बनाया गया था कि अपनी बात पे रहो ना, कि कौन सी पार्टी ज्यादा स्कूल खुलवाई, किस पार्टी में यूनिवर्सिटीज ज्यादा है ना। मतलब हम लोग किसी एक पार्टी के समर्थक और दूसरे पार्टी के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। और ये लोकतंत्र के नए नवेले लोकतंत्र, जैसे हम लोग का तो 100 साल भी नहीं हुआ है एक देश के लिए 100 साल काफी कम टाइम होता है यहाँ पे, तो मेच्योरिटी कम रहती है। तो हमेशा से आप देखेंगे ना, तो व्यक्तिगत मतलब कोई किसी का कुछ खास डिमांड ही नहीं रहता है। इसीलिए देखिएगा भारत में धरातल स्थल पर सरकार बदलने से कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। पहले भी सड़क, नाली, मोहल्ले, अच्छी शिक्षा, इस सब के लिए लड़ रहे थे, आज भी वही लड़ रहे हैं। तो यही बात वहां नेपाल में भी है, वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। और वो अगर लेपुलेख की जगह लिम्पियाधुरा हो गया तो ये नेपाल को चला जाएगा यहाँ पे। तो यही विवाद है, यही एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा। हालांकि यहाँ एरिया में कोई रहता नहीं है, लेकिन भारत के हिसाब से देखिएगा तो ये कोना काफी जरूरी है, क्योंकि इसी पास पहाड़ थोड़ा सा डाउन है और यहाँ से नेपाल में चाइना जाया जा सकता है। और यहाँ हमारा कैलाश पर्वत है, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर, वहाँ हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, शंकर जी का वो मुख्य स्थान कैलाश पर्वत ही है यहाँ पे। तो हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी है। तो नेपाल और भारत के बीच में ये टेंशन बना हुआ है, यही वाला एरिया। हालांकि भारत और नेपाल को इसे सार्वजनिक मुद्दा न बना के एक टेबल पे बैठ के समझ जाना चाहिए कि अगर ये एरिया नेपाल का भी रह जाता है, हालांकि नेपाल का अपना तर्क है कि बहुत समय तक यहाँ का एरिया की जनगणना नेपाल में होती थी। तो भाई अब वो कई ऐसी चीज थी, नेपाल को भी तो 100 साल तक विरोध नहीं किया, उन्हें भी सोचना चाहिए इस चीज को। दूसरा, अगर नेपाल बहुत हठ धर्मिता अपनाते हुए इस एरिया को ले लेता है तो इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक जीत कर सकता है, क्योंकि नेपाल की ना दुश्मनी चाइना से है ना भारत से। नेपाल और यहाँ भारत के लिए दिक्कत होगा इनकेस अगर भारत वहाँ वीजा और पासपोर्ट सिस्टम कर देता है। आज नेपाल से कोई भी आदमी बिजनेस करने भारत में आ जाता है और भारत के हजारों लोग नेपाल में बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी बिहार में नेपाल में हो जाती है, नेपाल से लड़कियों की शादी बिहार में हो जाती है। इसे बेटी और रोटी का रिश्ता कहते हैं। तो जब कभी भी रिश्तों को हम तराजू लेके तौलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी लगेगा ना कि काफी ज्यादा मतलब ये लॉस होगा। बेटर होगा इस एरिया को लैंड ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दीजिए कि दोस्ती का जमीन। भाई नेपाल भी रहो यहाँ पे, भारत भी रहो। नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना अपना सेना प्रमुख मानती है और भारत की सेना भी नेपाल के सेना प्रमुख को अपना सेना प्रमुख मानते हैं। तो जैसे भारत का कोई सेनापति बनता है ना, तो उसे नेपाल के यहाँ ऑनररी सेना प्रमुख बना दिया जाता है। और वहाँ का भी यहाँ इतना खुशहाल रिश्ता है। भारत ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है जिसमें हमारे नेपाली गोरखा भाइयों ने अपनी शहादत नहीं दी हो। तो इस एरिया को हम लोग, वैसे भी यहाँ कोई रहने नहीं जाता है, इस एरिया में इतना हार्श क्लाइमेट है, यहाँ कोई नहीं रहने जाता है। तो इसे एरिया फ्रेंडशिप घोषित कर दीजिए कि भैया देखिए हमारे सामरिक रूप से जरूरी है, आपको भी कोई सामरिक रूप से होगा जरूरी है। नेपाल के लोग पटना में आधा चाउमीन का दुकान, बिजनेस, ठंडी के दिन में कंबल, बहुत सारा नेपाल के लोग यहाँ आके करते हैं। फ्रेंडशिप है यहाँ पे। जब तराजू लेके तौलेंगे तो इससे चाइना को फायदा होगा। और पर अनमेच्योर डेमोक्रेसी की ये खराबी होती है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर दो। हमारा तो ये सुझाव है, बाकी देश में ऊपर लोग बैठे हैं, लोग और नीतियां बनाएंगे। इस सुगौली संधि में ये वाला तो हो गया महाकाली नदी से जो विवाद का एरिया था। मेची नदी साइड में कोई विवाद नहीं है, एगो बिहार में नया विवाद है। सुगौली की संधि जब 1816 में हुई थी तो कहा गया था कि ये गंडक नदी जो है जब बिहार में प्रवेश करेगी तो इसके इस साइड वाला एरिया नेपाल का होगा और इस साइड वाला एरिया, नीचे का ये वाला एरिया भारत का होगा। यानी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, हम लोग इसे गंडक कहते हैं। तो इसके इधर का एरिया नेपाल में और इधर का एरिया इंडिया में। अब देखिए ध्यान से, बेचारा नेपालो क्या करे, यहाँ पे गड़बड़ा क्या जा रहा है। ये नदी जो है ना, नदी ये बीच में बहना चाहिए ना शांति से, इन नदियां इधर घिसक रही है।
मतलब ये नदियां ना नेपाल का एरिया काटते जा रही है, काटते जा रही है। और नदी जब ये एरिया काटेगी ना तो भारत में आते जाएगा। यानी इधर से मट्टी काट रही है और इधर मट्टी बढ़ा रही है, इधर का मट्टिया काट रही है और इधर की मट्टिया बढ़ा रही है। तो भाई सुगौली की संधि कहता है, गंडक नदी बॉर्डर है, बॉर्डर है। और नारायणी नदी, नेपाल इसी नदी को नारायणी कहता है, हम लोग गंडक कहते हैं। तो नदियां इधर की ओर भागते जा रही है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया हमारा जमीनिए कब्जे आ रहा है, हमारा पूरा जमीन कब्जे आ रहा है। और नेपाल का यही एरिया जो नीचे का थोड़ा सा है ना खेती लायक है, बाकी तो पहाड़ है, कह रहा है कि भैया यही एरिया खेती लायक है, नदियां इधर भाग रही है, नदी को रोको, स्टॉप, लाल झंडा लगाओ यहाँ पे, स्टॉप। नदियां नहीं रुक रही है, धड़ाधड़ इधर भाग रही है। इससे नेपाल की जमीन कम होती जा रही है और भारत की जमीन ज्यादा होती जा रही है। और यहीं पे एक विवाद आता है, चंपारण जिला में एक जगह है सुस्ता जिला। तो इसमें क्या विवाद हो गया समझिए ध्यान से। 1816 के इसी सुगौली की संधि में सुस्ता भूमि विवाद क्या था कि इस नदी के नारायणी नदी हो गया, इसे वो लोग नारायणी नदी कहते हैं और हम लोग जीप और गंडक कहते हैं। तो नेपाल के लोग नारायणी नदी कहेंगे, हम लोग उसे गंडक नदी कहेंगे। यहाँ जो सुस्ता जगह था, एस से शॉर्टकट में लिख देते हैं सुस्ता, तो ये जगह सुस्ता था, ये नेपाल में आता था, नेपाल में था ये जगह सुस्ता। लेकिन हुआ क्या कि 50-60 साल बाद ये नदियां इधर घूमने लगी और घूमते घूमते ये नदी जो पहले इधर से जा रही थी वो घूमते 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 इधर चल गई। अब भैया नेपाल तो उस पार होता है, तो एक समय था जब सुस्ता नदी इधर थी, वही सुस्ता शहर नेपाल में था। अब ये नदियां ऐसे घूम गई है, नदियां ऐसे घूम गई यहाँ पर। अब जब नदी ऐसे घूम गई तो सुस्ता वाला जगह आ गया भारत में। अब भारत का कहना है कि भाई तुम नदी उस पार ना हो, तू नेपाल कर रहा है, नदियां घूम गई तो हम क्या करें यहाँ पे। भाई ये भी बात गड़बड़ है, जबकि सुस्ता जगह बहुत अच्छा खेती के लिए है यहाँ पर। तो ये दोनों के बीच में अभी विवाद है। हालांकि इसे मिल बैठ के अच्छे से समझा लेना चाहिए। नेपाल को इनडायरेक्टली भारत के वीजा से, लिबरल वीजा पॉलिसी से बहुत फायदा होता है और हम दोनों लोगों के लिए होता है। और इसमें अगर लॉस होगा किसी का तो नेपाल का ज़्यादा लॉस होगा, फायदा चाइना को होगा। अल्टीमेटली किसी देश में राजनीतिक मतभेद हो सकता है, सांस्कृतिक मतभेद अभी भी चाइना नेपाल हम और भारत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। नेपाल के साथ उतना महसूस नहीं करता है, ना धार्मिक रूप से महसूस करेगा ना सांस्कृतिक रूप से। उसे थोड़ा कुछ खा जाने वाले आदमी है सब वहाँ से, चाइना वाले, बस दिखने में थोड़ा पहाड़ी एरिया है तो एक जैसा लगते हैं। तो ये आपको पूरा इसका आइडिया होना चाहिए। हालांकि हमारे हिसाब से ये एरिया जो विवादित है उसे फ्रेंडशिप वाला एरिया करके और सैन्य रूप से भारत को वहाँ पे अपनी मजबूत पकड़ बताए रहना चाहिए यहाँ पर, और नेपाल वगैरह की इस सब चीज़ों को। अब ये क्योंकि टॉपिक भारत के पड़ोस वाला है तो इसलिए ये बीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू रहेगा, यूपीपीसीएस भी, क्योंकि नेपाल की सीमा बिहार से भी लगती है, यूपी से भी लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है। तो इस सब के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और यूपीएससी के लिए तो बापू सभागार में 6 अप्रैल, नीट वालों के लिए इवनिंग में और यूपीएससी वालों के लिए 6 अप्रैल को सुबह में 10 बजे। तो यह सब लोग बापू सभागार में मिलेंगे। वहां अब पटना में भी आप लोग का यूपीएससी का क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब लोग कमर कस लीजिए, नीट वाले भी, यूपीएससी वाले भी, सब लोग। और आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।